अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज़ आ रही है सबको मेरी? यार रियली सॉरी है। जो नमाज का टाइम है वो इस तरह से है कि हमारी जहाँ से क्लास स्टार्ट होती है उसी वक्त, एन उसी वक्त जो है हमारा जो है ना वो मगरिब का टाइम होता है। उसके लिए माजरत है। अच्छा, आवाज़ सबको आ रही है? चलें, बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग भी नमाज अदा करते हैं। अच्छा, अब आपको स्लाइड्स भी नजर आ रही हैं? ओके जी। अच्छा, मुझे ना आज सीएम एडीजी वालों ने कॉल की थी। उन्होंने कहा था सर आप अपना काइंडली कैमरा भी ऑन किया करें एक्सप्रेस बैच में। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया सर मुझे एक दो दिन की जो है ना एग्जाम्पशन दें। उसकी वजह ये है कि अभी जो मेरा लैपटॉप का कैमरा है वो इतना अच्छा नहीं। तो मैं टाइम निकाल के एक अच्छा कैमरा लेके आता हूँ ताकि स्टूडेंट्स जो हैं, वैसे मेरे ख्याल से कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीचर के फेस से, लेकिन वो कहते हैं हमारा डेकोरम है उसे कंटिन्यू आपने रखना है। तो इस वजह से जो है ना कल या परसों इंशाल्लाह हम कैमरे के साथ आ रहे होंगे आपके सामने। ओके इकराम, ओके। यार ये मुझसे पर्सनली आगे लोग लिंक मांग रहे हैं। आपको ये लिंक मतलब सामने नहीं है? क्या वजह है? अभी भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं लिंक के। चलिए मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ। तो कल वाले, हाँ कल वाले से ही ज्वाइन होंगे एग्जैक्टली। उस लिंक से ज्वाइन नहीं हो पाता। चलें खैर, मैंने भेजा है। और अच्छा जी, खैर कर दिया भाई, मैंने दोबारा से भेज दी। हमने कल बात की थी कंपनी के बारे में। कंपनी का मकसद क्या था, कंपनी बनाने के लिए ज़रूरी क्यों है, कंपनी का बुनियादी सोल पर्पस हमने जो समझा था। भाई मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ अब ऑफिशियली। तो मैं हमने कल जो है ना मेन जो बात की थी, हमने कहा था जी लिमिटेड जो है ना, लिमिटेड कंपनी का लिमिटेड होना विद रिस्पेक्ट टू इट्स लाइबिलिटी, यानी मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो। बुनियादी मकसद यही है। इस मकसद को मीट करने के लिए ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है। ये सारा जो हम कंपनी बनाते हैं, इतनी रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, वो सारी उसकी होती हैं। तो हम कल टाइप्स पढ़ने ही लगे थे, तो हमारा टाइम खत्म हो गया था। आज हम टाइप्स पढ़ने लगे हैं। आपने पहले भी बहुत दफा ये टाइप्स सुनी भी होंगी, पढ़ी भी होंगी, लेकिन आज उसको हम थोड़े डिफरेंट एंगल से देखेंगे। एंगल डिफरेंट किस तरह से होगा, हम उसकी लाइव जो है ना उसकी सॉरी रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे। अगर लिस्टेड कंपनीज को कल मैंने लास्ट पे थोड़ा सा दिखाया था, तो उसी को ही थोड़ा जो है ना, आप बताएं वो क्लास ले रहे हैं तो। सॉरी यार। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कंपनीज की काफी बार आपने टाइप्स पढ़ी होंगी, तो मैं वन बाय वन अब उन सब पे जो है ना बात करूंगा। तो
पहले तो सबसे इजीएस्ट वाला, वर्ड से ही पता लग रहा है। अच्छा क्या ये क्या, अब मैं बात बता दूं कि पेपर के परस्पेक्टिव से ये टाइप्स वगैरह इंपॉर्टेंट है यार। इस तरह से कोई सिनेरियो बेस्ड तो क्वेश्चन नहीं आ सकता, टाइप वन क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा जो लोग नए हैं उनको तो आइडिया नहीं होगा टाइप वन क्वेश्चन क्या है। तीन तरह के क्वेश्चंस हमने डिवाइड किए थे, हमने कहा था तीन तरह के क्वेश्चन पूछता है बीएलडी में। पहला टाइप वन होता है, वो उसमें वो सिंपल सीधी बात पूछता है डेफिनेशन की। जो बाकी दो टाइप्स हैं उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं कि टाइप्स क्या है या डेफिनेशन वाइज, वो मोस्टली जो है ना वो पूछता है इस तरह की चीजें टाइप वन क्वेश्चन में, और वहां 2 या 3 नंबर की बात होती है, इससे ज्यादा बात नहीं होती। यानी इसमें कोई सिनेरियो बेस्ड चीज नहीं आपको पूछेगा वो। तो ये मैं आपको पेपर पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। सिंगल मेंबर कंपनी क्या चीज होती है सर? वर्डिंग से पता लग रहा है, सिंगल मेंबर, एक ही मेंबर होता है पूरी कंपनी बनाता है। इसका मकसद पता क्या होता है? वो बंदा अच्छा खासा बिजनेस चला रहा होता है, वो सोल प्रोप्राइटर बहुत अच्छा होता है। मैं इसका मकसद बता रहा हूँ, इसके पीछे एम क्या होता है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको समझाने के लिए। मेन जो इसका मकसद होता है ना, ये सोल प्रोप्राइटर होता है, इसका बिजनेस अच्छा चल रहा होता है, लेकिन इसको लाइबिलिटी का खतरा होता है कि यार कल को मेरे ऊपर लाइबिलिटी, कल को मैं कहीं से ज्यादा कर्जा उठा लूं और मैं वापस ना दे सकूं, तो मेरी कहीं प्रॉपर्टी पे हाथ ना, क्योंकि मेरे 3-4 किस्म के बिजनेस हैं, उन 3-4 किस्म के बिजनेस से ही उन्होंने पैसे निकलवा लेने हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, किसी एक, यानी 4 बिजनेस कर रहा था ये, 4 डिफरेंट टाइप के बिजनेस कर रहा था, एक बिजनेस उसमें से कार्स का बिजनेस था। तो इसने सोचा कि मैं कार्स के बिजनेस के लिए एक सिंगल मेंबर कंपनी बना लेता हूँ। यहाँ अल्फा सोल्यूशन इसने उसका नाम रखा, और उसने वो कंपनी बना ली। ओनली वन मेंबर हु इज डायरेक्टर, वो खुद भी डायरेक्टर होता है, और उसके ऊपर कुछ स्पेशल गवर्नमेंट पर, हमारी वो प्रोविजंस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ खास रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसके लिए कोई खास रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करनी होती है। ये फर्स्ट टाइप है। सर इसमें कोई मुश्किल हो? इसका मैंने मकसद भी बता दिया, ये लोग बनाते क्यों हैं। आगे चलें। अच्छा, प्राइवेट कंपनी, ये आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। मोस्टली आपने प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए आज तक कंपनी की जो पहचान थी ना वो प्राइवेट लिमिटेड थी। मिसाल के तौर पे आप बाहर निकलते थे, आप जो है ना ऊपर उसमें लिखा हुआ देखते थे हुसैन, हुसैन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। और इसी तरह किसी किसी आजकल जो है ना वो सोलर पैनल्स वाले जो हैं वो मोस्टली मोस्टली कंपनीज बना रहे हैं। मैंने खुद एक की बना के दी है प्राइवेट कंपनी। तो फिर उन्होंने उसका लिखा है कि सोलर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। इस तरह की जो चीजें हैं आपने देखी होंगी, ये आपके लिए कंपनी की मेजर पहचान है। लेकिन वो होती क्या है, उसकी आज हम डिटेल में बात करेंगे। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस में ना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हमने कल बात की थी कि इस पे हमने डिटेल में बात करनी, लेकिन मैंने एक समरी दे दी थी कि ये इन अंदरूनी मामला जितने भी होते हैं वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डिस्कस कर रहे होते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि इसके शेयर ट्रांसफर नहीं होंगे। बाय द वे शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, CFAP 2 में आप पढ़ेंगे। लेकिन इसके शेयर ट्रांसफर आसानी से नहीं होते, बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है जो आप CFAP 2 में पढ़ेंगे, तब आप प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। अदरवाइज रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप ये कंपनी के शेयर नहीं ट्रांसफर कर सकते। ये पहली इसकी खसूसियत है, ये पहली इसकी, ये समझ लें करेक्टरिस्टिक्स है। लिमिट मेंबर्स टू द 50, 50 से ज्यादा मेंबर्स नहीं रख सकते सर आप। इंप्लॉइज को निकाल के आप ये ना हो कि मतलब एक कंपनी में 1000 बंदे काम कर रहे हो, आप कहें सर जी सर ने तो कहा था प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 50 बंदे होते हैं। सर जी 50 मेंबर्स की बात हो रही है, 50 शेयर होल्डर्स की बात हो रही है, 50 लोगों की बात नहीं हो रही। लोग ऐसा भी मुमकिन है कि काफी, मैं खुद ओमियोपैक एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, नेस्ले की सब्सिडरी है। तो वहां पे हजारों से ज्यादा बंदे काम कर रहे हैं, लेकिन है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो इसका मतलब ये है कि वो जो लिमिट लगी हुई है वो बंदों की मेंबर्स होने पे, शेयर होल्डर होने पे या इंप्लॉइज होने पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बंदा कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा ये रिस्ट्रिक्ट करती है पब्लिक इनविटेशन टू सब्सक्राइब। यार ये पब्लिक से पैसे नहीं ले सकती, पब्लिक से जाके पैसे नहीं ले सकती। सर पब्लिक से पैसे लेने का क्या मुराद है? पब्लिक से पैसे लेने का मुराद ये है कि आज हमारा ये एक स्टूडेंट है शोएब अहमद, ये अगर आज शेयर लेना चाहे या सबा जो है शेयर लेना चाहे, तो इनकी कोशिश ये होगी कि हम या तो स्टॉक एक्सचेंज में जाके शेयर खरीद लें, या फिर आजकल जो आईपीओज हो रहे हैं ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओज। आपने कंफ्यूज नहीं होना वर्ड से। अभी मैं इसको इसकी डिटेल आपके सामने नहीं रखूंगा, बस आईपीओ, एक तो आईपीओ हो रहा होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग,
और या फिर स्टॉक एक्सचेंज से जाके ले लेंगे, पीएसएक्स से। अब ये जो आईपीओ है ना, पीएसएक्स के ऊपर बात करेंगे। अब ये जो आईपीओ है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसमें कंपनी कह रही होती है मैं बहुत अच्छी कंपनी हूँ, कंपनी अपने फजाइल बता रही होती है, मैं बहुत अच्छी कंपनी हूँ, मैंने बड़े पैसे कमाने हैं, देखो फर्गूसन ने भी मुझे कहा है। फर्गूसन से वो ले लेते हैं रिपोर्ट, ले लेते हैं उस पर, फर्गूसन कहती हाँ ये वाकई सही कह रहे हैं, कल को बिजनेस बढ़ने वाला है, काम आने वाला है। तो आप कहते हैं अच्छा मैं भी इसमें शेयर ले लेता हूँ। ये मैं शोएब की बात कर रहा हूँ, शोएब घर बैठा फिर इसका, इसके जो है इसके शेयर खरीद लेता है। ये पब्लिक से पैसे ले रहा है, शोएब क्या है, पब्लिक है। इसी तरह अगर जो है रूमा लेना चाहती है, अहमद लेना चाहता है या इकराम लेना चाहता है, इस तरह वो घर बैठे हुए पब्लिक से पैसे ले सकते हैं। कौन? जो पब्लिक कंपनी होती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी जो है वो ये काम नहीं कर सकती। सर जी ये पॉइंट समझ आया? पब्लिक कंपनी ये काम कर सकती है, प्राइवेट कंपनी आम बंदों से, आम लोगों से, शोएब से पैसे नहीं ले सकती, आमना अनवर से पैसे नहीं ले सकती, अनीजा से पैसे नहीं ले सकती। वो खास मेंबर्स होंगे जो खुद को उस कंपनी के लिए रजिस्टर करेंगे, सिर्फ वो लोग जो है ना, वो कंपनी जो है ना, वो लोग जो हैं पैसे दे रहे होंगे उस कंपनी को। अपार्ट फ्रॉम दैट आम पब्लिक, आम लोगों से वो पैसे नहीं ले सकती। सर ये पॉइंट समझ आया सबको? मरियम, सबा, जरफ शाह। हाँ ये एक थोड़ी सी मुश्किल सी बात है क्योंकि ये नई चीज होगी काफियों के लिए, काफियों ने पढ़ रखी होगी पहले से। पब्लिक कंपनी क्या है? बड़ी प्यारी डेफिनेशन लिखी हुई है। अच्छा ये डेफिनेशन आई कैप ने नहीं लिखी हुई, ये डेफिनेशन एक्ट में है। कंपनीज एक्ट 2017 में ये है कि वो कहता है यार वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी होती है। क्या आपने पेपर में भी यही लिखना है? आंसर इज नो। आपने पेपर में इसका ऑपोजिट लिखना है बस। प्राइवेट कंपनी को सारी ऑपोजिट बना देना। आपने कहना है यहाँ पे पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी इन विच आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द शेयर ट्रांसफर, इन विच द मेंबर्स लिमिट इज नॉट 50, इन विच पब्लिक इन्विटेशन टू सब्सक्राइब कैन बी डन। यानी आपने इसका बिल्कुल ऑपोजिट दे देना, प्राइवेट कंपनी का ऑपोजिट यहां दे देना। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी। पेपर में आपने ये नहीं लिखना कि पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। समझिए सर? इसका बिल्कुल ऑपोजिट, इसका आईना दिखा देना ऑपोजिट करके, तो वो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन हो जाएगी। ओके। अब पब्लिक कंपनी की भी दो टाइप्स हैं। पब्लिक कंपनी की भी दो टाइप्स हैं, कल मैंने दिखाई थी आपको, अगर आप कहते हैं तो आज भी दिखा देता हूं। मैंने कुछ शेयर्स दिखाए थे एमसीबी के, यूबीएल के, और मैं दिखा रहा था कि जो है ना मार्केट में वो लिस्ट हुए हुए थे, और अगर मैंने उसको खरीदना था तो मुझे बस बिड करनी थी, उसकी बाय की बिड करनी थी और मैं खरीद सकता था। इतना इजी था खरीदना मेरे लिए शेयर्स को। पब्लिक के लिए लिस्ट हुई पड़ी थी। यानी कि अगर जरफ शाह आज चाहे कि मैं अपना अकाउंट बनवाऊं स्टॉक एक्सचेंज में और मैं शेयर्स खरीदना चाहती हूँ, मैं नेस्ले की मालिक बनना चाहती हूँ। नेस्ले की मालिक कैसे बनेगी? शेयर्स खरीद के। तो जरफ शाह को क्या करना है? सिंपल अपना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के किसी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करके शी कैन बाय द शेयर्स। अब ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे नजर आ रहे होंगे, लिस्ट हुए होंगे, लिस्ट से मुराद वहां पे नजर आ रहे होंगे, वहां पे ये खरीद सकती है, उनको बेच सकती है, जरफ शाह की बात कर रहा हूं, तो वहां ऐसी कंपनी को हम पब्लिक लिस्टेड कंपनी कहते हैं। सर कल जो शेयर दिखाए थे उसका फायदा हुआ आज ये बात समझने में। हाँ बाकी शोएब, बाकी शेयर्स भी आज काफी, आज आज अच्छी रही, आज अच्छा रहा है दिन। मार्केट एक दफा काफी ऊपर गई है, फिर वापसी हल्की हल्की नीचे आ रही थी। सर जी बात समझ आई है? कल कल वाला वो जो दिखाना का मकसद था वो यही था कि आप ये देखें कि वो लिस्ट कैसे हुए हुए हैं, और मतलब वो स्टॉक एक्सचेंज पे ले कैसे सकते हैं। सिंपल अहमद लेना चाह रहा है, आमना लेना चाह रही है, उसने क्या करना है? सबा ने अगर शेयर लेने हैं, सबा सदाकत ने, उसने सिंपल ये करना है कि अपना ब्रोकर के साथ एक अकाउंट ओपन करना है और शी कैन बाय द शेयर। एंड एज soon as she buy the share, as she buys the share, she gonna be the owner, she gonna be the shareholder of that particular company। तो ऐसी कंपनी जिसके शेयर लिस्ट हुए में वो स्टॉक एक्सचेंज में, उसको पब्लिक लिस्टेड कंपनी कहते हैं। सर जी समझ आ गई इस बात की? हमारे यहाँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो। आप इंशाल्लाह कल को चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो आप एन मुमकिन है S&P 500 में डील कर रहे हो, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है उसमें डील कर रहे हो।
हाँ, पैसे तो डबल नहीं हुए। पैसे डबल तो तब होते ना अगर 400 800 800 की प्राइस हो जाती, वो पॉसिबल नहीं होता। 10% का कैप होता है। 10% का कैप होता है, ये आप सी फैप 2 में पढ़ेंगे। 10% से ऊपर नहीं जा सकती मार्केट। और आपको पता है अगर मार्केट एक दिन में 5% ओवरऑल इंक्रीज कर जाए तो फिर 1 घंटे की ब्रेक लेनी पड़ती है। खैर, ये सारी बातें आप सी फैप 2 में पढ़ेंगे, और या फिर आप सी फैप 2 से पहले तब पढ़ेंगे जब आपका स्टॉक एक्सचेंज में इंटरेस्ट आएगा। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है मेरे जितने भी स्टूडेंट है सब में आए वो अच्छा एक जो है ना बैकअप अपना साथ 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 चलाते रहे। खैर, लिस्टेड कंपनी कवर है सर जी, इसमें कोई मजीद मिसाल देने की जरूरत तो नहीं है ना, ताकि मैं आगे अनलिस्टेड कंपनी की तरफ चलूं। चलें। चलें, जबरदस्त। अच्छा, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, सारी खसूसियात वही हैं जो पब्लिक पब्लिक कंपनी की होती हैं। पब्लिक कंपनी की खसूसियात क्या है जो प्राइवेट कंपनी की नहीं होती? आप बात समझ रहे हैं? पब्लिक कंपनी की खसूसियात वो हैं जो प्राइवेट कंपनी की नहीं होती, यानी उसकी उस सारी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दे जो प्राइवेट कंपनी पे लगी है, तो वो पब्लिक कंपनी होती है। तो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी पब्लिक कंपनी तो होती है, लेकिन उसके शेयर लिस्ट नहीं हुए होते। आप आपको मैं मजे की बात बताऊं, आप भी स्टॉक एक्सचेंज ओपन करेंगे ना, आपको टोयोटा भी नजर आएगा, आपको वहां होंडा भी नजर आएगा, टोयोटा होंडा दोनों नजर आएंगे, सुजुकी नहीं नजर आएगा। सुजुकी ने 2024 में खुद को अनलिस्टेड कर लिया था। आया कि वो पब्लिक कंपनी है, वो शेयर लोगों को कह सकती है कि मेरे शेयर्स खरीदें। वो 50 से ज्यादा भी मेंबर शेयर होल्डर्स रख सकती है। वो शेयर के ट्रांसफर भी कर सकती है। सुजुकी की बात कर रहा हूँ, सुजुकी अब अनलिस्टेड है। सुजुकी गाड़ियां बनाती है सर जी, सबको पता है ना। तो सुजुकी का आलम यह है कि सुजुकी अब लिस्टेड ही नहीं है, 2024 में ही अनलिस्टेड हो गई थी। तो नॉट मेड शेयर पब्लिक, यानी ट्रेडिंग नहीं हो रही होती इसकी, ये स्टॉक एक्सचेंज पे नजर नहीं आ रही होती, इंटाइटल टू मेक द पब्लिक ऑफर। लेकिन ये पब्लिक ऑफर तो कर सकती, लोगों को कह सकती कि मेरे शेयर खरीदो। सर वो कैसे कहेगी? उसके डिफरेंट तरीके होते हैं, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन वो मतलब स्टॉक एक्सचेंज के अलावा पब्लिक को सब्सक्राइब करने का कह रही होती है, और उसको अलाउ होता है। अनलाइक प्राइवेट कंपनीज, ये जो है पब्लिक ऑफर्स कर सकती है, पब्लिक को कह सकती है कि मेरे शेयर्स खरीदें। सर ये सारी टाइप्स क्लियर है? आगे हम पब्लिक सेक्टर कंपनी की तरफ बढ़े। अच्छा, यार जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है ना, उसमें ना एक बड़ा सिंपल सा रूल है। अगर 50% से ज्यादा वोटिंग सिक्योरिटीज, वोटिंग पावर गवर्नमेंट की है ना, तो वो पब्लिक सेक्टर कंपनी होगी। सर इसका क्या मतलब है, अभी बताता हूं। पीटीसीएल का नाम सबने सुना है? पीटीसीएल का नाम सबने सुना है ना? पीआईए का नाम सबने सुना है? अब तो खैर ये प्राइवेटाइज हो गई है, इस पे बात करेंगे, करूंगा मैं। इन दोनों का नाम सबने सुना है ना भाई? अच्छा सर जी, ये दोनों जो है ना पब्लिक सेक्टर कंपनी है, सर इसका क्या मतलब है? पीआईए भी आज से कुछ महीने पहले तक, अब चलो ये बाहर है, लेकिन मैं बस मिसाल देने के लिए कह रहा हूं कि अगर पीटीसीएल के अलावा हम के इलेक्ट्रिक की बात करें, खैर वो भी एक अब जो है ना उसमें उनके पब्लिक सेक्टर के अलावा भी शेयर्स हैं। अगर हम जो है ना ये जो हमारे जितने भी डिस्कोज होते हैं, लेस्को, फेस्को, ये जितनी भी है ना यहाँ, रेलवे, पाकिस्तान रेलवे, अब ये जितनी भी कंपनीज है ना, यहाँ पे अगर 100 रुपए इसकी टोटल वैल्यू अगर 100 बिलियन है ना, अगर टोटल वैल्यू 100 बिलियन है ना इसकी, तो उसमें 51 बिलियन के जो ऑनर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, मालिक होते हैं, ऑनर यानी शेयर होल्डर, एस एच से मैं शेयर होल्डर बता रहा हूं, वो जितने भी होते हैं ना, वो गवर्नमेंट होती, कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, पंजाब की गवर्नमेंट हो सकती है। जैसे बैंक ऑफ पंजाब, पंजाब गवर्नमेंट का गवर्नमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट की कोई बॉडी हो सकती है, गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। यानी 51% का रूल है कि 51% अगर किसी भी कंपनी का गवर्नमेंट ऑन करती है, यानी उसका मालिक जो है वो गवर्नमेंट होती है, तो उसको हम पब्लिक सेक्टर कंपनी कहते हैं, पी
सेक्टर कंपनी, पीएससी पब्लिक सेक्टर कंपनी कहते हैं। पीटीसीएल एक पब्लिक सेक्टर कंपनी, बैंक ऑफ पंजाब, लेस्को, ठीक है, ये सारी जो है ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। समझ आ गई सर जी। पार्को एक पब्लिक सेक्टर कंपनी जिसमें 60% गवर्नमेंट के पैसे हैं और 40% अबू धाबी गवर्नमेंट के पैसे हैं। एक तो रूल ये है सर, जिस अथॉरिटी इन्वॉल्व हो, एक तो रूल ये है, दूसरी मैं बात कर रहा हूं, एक तो रूल ये है कि 51%, एक मैंने फिर और लिखा हुआ है, और क्या, और ये कि किसी भी कंपनी में, कोई भी कंपनी, मिसाल के तौर पे पीटीसीएल की कंपनी है, अगर उसके डायरेक्टर्स, सर जी डायरेक्टर्स कौन होते हैं, कल हमने पढ़ा, सारी कंपनी वो चला रहे होते हैं ना, एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं ना वो, सारी कंपनी को वो देख रहे होते हैं, इन्हीं में से एक चेयरपर्सन होता है, वो इस पूरे बोर्ड को हेड कर रहा होता है। सीपी से मैं चेयरपर्सन बता रहा हूं। तो वो जो डायरेक्टर्स होते हैं, वो जित वो सब डायरेक्टर्स बुनियादी तौर पे उनकी वोटिंग होती है। अगर गवर्नमेंट के पास ये पावर हो, गवर्नमेंट के पास ये पावर हो कि मोस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा, मैं बताने के लिए बात कर रहा हूं कि 50% से ज्यादा अगर गवर्नमेंट ही डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रही है, तो मतलब गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी, गवर्नमेंट का ही फैसला होगा, ऐसी कंपनी को भी हम पब्लिक सेक्टर कंपनी कहते हैं। यानी एक रूल था कि 51%, दूसरा रूल है अगर डायरेक्टर्स या कंट्रोल्स जितना भी कंपनी का है, जितना भी कंट्रोल, डायरेक्टर की बजाय मैं अगर कंट्रोल लिखूं तो कंट्रोल कौन कर रहा होता है, डायरेक्टर्स, तो कंपनी का अगर कंट्रोल ओवरऑल गवर्नमेंट के पास है तो ऐसी कंपनी को पब्लिक सेक्टर कंपनी कहते हैं। सर जी सबको समझ आई पब्लिक सेक्टर कंपनी की? अजर, अजर, अजर ये वो वाला अजर है जो, अजर अल्लाह आपको अजर देगा, आप मेरे लिए दुआ करना। प्रेसिडेंट आई कैब की यही बात है ना यार, वो मैं रिसेंटली ना एक उस पे गया, खैर मेरी रिकॉर्ड हो रही होगी बात, लेकिन आपसे शेयर कर दूं। मैं रिसेंटली ना, जिस दिन ये केपीएमजी की खबर आई ना कि केपीएमजी पाकिस्तान छोड़ के जा रही है, उससे एक दिन पहले ना इनका सेमिनार था जिसपे इन्होंने 100 डेज को बताया कि 100 डेज में हमने क्या किया। तो मैं वहां पे मोस्ट यंगेस्ट सीए था जो मैं वहां गया हुआ था, बाकी सारे बाबे आए हुए थे बड़े बड़े। तो मैं वहां पे, मतलब मैं अपना नंबर भी देखा ना, वो एंट्री एंट्री जाने से पहले अपना मेंबरशिप नंबर लिखना होता है, तो मैं वहां पे यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट था, तो मैं गया अंदर। सर जी उन्होंने माशाल्लाह से तकरीबन 60+ स्लाइड्स हमें दिखाई हैं, 60+ स्लाइड्स हमें दिखाई हैं, जी हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वेरी नेक्स्ट डे खबर आई कि केपीएमजी छोड़ के जा रही। तो खैर ये प्रेसिडेंट आई कैप की मैं बात बता रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा जी आगे चलें जी। होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी की बात करने लगे हैं। होल्डिंग कंपनी क्या होती है और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? भाई सबको आवाज आ रही है? खामोश हो गए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ओके, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी की बात होने लगी है सर, इसे रेज करने लगा हूँ। नेस्ले की बात करें ना, नेस्ले, तो पाकिस्तान में ना एक नेस्ले है, जिसको जिसका नाम है नेस्ले पाकिस्तान। इस नेस्ले पाकिस्तान को बुनियादी तौर पे ना एक फॉरेन कंपनी होल्ड करती है, जो नेस्ले स्विट्जरलैंड में है। SW से मैं स्विट्जरलैंड कह रहा हूँ।
ये जो नेस्ली के ऊपर ऐसे बनाते हैं, जो नेस्ले है, ये बुनियादी तौर पे स्विट्जरलैंड में है। बुनियादी जो होल्डिंग कंपनी है, इसने ना इस नेस्ले के 50% से, मैं मिसाल के लिए समझा रहा हूं ये सारी बातें, ज्यादा शेयर जो हैं वो होल्ड कर रखे हैं, 50% से ज्यादा। अब ऐसी सूरत में जो कुछ यहां पे फैसले लिए जा रहे होंगे वो बुनियादी तौर पे किसके होंगे? मैं होल्डिंग लफ्ज आपको समझाना चाह रहा हूं, वो किसके होंगे जी? एक बंदा है। अच्छा, ये वोटिंग वोटिंग जो मैं कह रहा हूँ, उन जिनको इसकी समझ नहीं आ रही उनके लिए मैं ये इसके थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। वैसे तो मतलब बात की समझ आ जाती है कि कोई भी फैसला जब लेना हो, कोई भी फैसला, ये मैं अलग बात करने लगा हूं इससे हट के, कोई भी अगर फैसला आपने लेना है, 10 लोग आप बैठे हुए हैं, 10 लोगों ने कहा कि नारायण जाना है या फिर कश्मीर जाना है, तो डिवाइड हो गए आपस में लोग, कुछ कहने लगे नहीं नारायण जाना है, कुछ ने कहा नहीं कश्मीर जाना है। तो ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं? आप कहते हैं यार वोटिंग हो जाए, वोटिंग हो जाए। अब ये जो वोटिंग होती है, ये हर बंदे का एक एक वोट आपने रख दिया, हर बंदे को कहा कि 10 लोग हैं तो 10-10 वोट। तो अगर अगर 5 ने कह दिया जाना है, 5 ने कह दिया नहीं जाना, तो ये तो ड्रा वाली बात है। लेकिन अगर 6 ने कह दिया कि कश्मीर, और 4 ने कह दिया कि नारायण, तो किसकी बात मानी जाएगी? नहीं, जिनके पास पैसे ज्यादा होंगे। अच्छा खैर, नहीं वैसे हाँ, 6 वालों की बात मानी जाएगी। 6 वालों की बात मानी जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैं वोटिंग का बात समझा रहा हूँ कि इसके इसके पास 50% से ज्यादा वोट है। यही मामला कंपनीज में होता है, जब कंपनी के फैसले लेने होते हैं, कहां से कर्जा लेना है, कहां पे कौन सा प्लांट लगाना है, कहां पे कौन सी गाड़ी चलानी है, कौन सी गाड़ी लेके देनी है, कहां पे कौन सा बिजनेस करना है, यहाँ पे ब्रांच बनानी है नहीं नहीं बनानी, कहां से बैंक से लोन लेना है, ये सारे फैसले वोटिंग के जरिए हो रहे होते हैं। और ये वोट, हर शेयर का एक वोट होता है, हर शेयर होल्डर का एक वोट होता है। यानी आपने जितने ज्यादा शेयर्स ले रखे हैं, यानी अगर एक कंपनी है, उसके टोटल शेयर 100 हैं, तो उसमें से जिस बंदे के पास 51, जिन लोगों के पास कह लें, या जिस बंदे के पास 51% से ज्यादा शेयर है, 51 से ज्यादा शेयर होते हैं, तो वो उस कंपनी का बुनियादी तौर पे फैसले कर रहा होता है, सारे फैसले उसके माने जा रहे होते हैं। अब क्योंकि सारे फैसले ऐसे बंदे के माने जा रहे होते हैं जिसके पास ज्यादा होल्डिंग होती है, उस वजह से ऐसी कंपनी को होल्डिंग कंपनी कहते हैं। कि बड़ी कंपनी है, इसने नीचे वाली कंपनी को कंट्रोल कर रखा है, होल्ड कर रखा है, सारे फैसले इसके माने जा रहे हैं। क्यों? इसके पास 51% से ज्यादा, 50% या 51 कर देता हूं ताकि आसानी रहे, 51%, या 51% है, या 51% से ज्यादा इसके पास शेयर होल्डिंग है। क्योंकि इसके पास शेयर होल्डिंग 51% से ज्यादा है, इसलिए सारे फैसले नेस्ले पाकिस्तान में, नेस्ले स्विट्जरलैंड के माने जाते हैं। अब ऐसी कंपनी को तो हमने होल्डिंग कंपनी कह दिया, ये कंपनी क्या बनी? ये इसकी सब्सिडरी है, नीचे आई। आपने लफ्ज सुना है कभी, सब ऑर्डिनेट? सब ऑर्डिनेट्स लफ्ज सुना है कभी? सब ऑर्डिनेट कहते हैं कि जो बंदा, यानी मैं अगर किसी जगह पे मैनेजर हूं ना, तो मेरा नीचे वाला जो एएम होगा, असिस्टेंट मैनेजर होगा, वो मेरा सब ऑर्डिनेट होगा, मुझसे नीचे होगा। इस तरह सब्सिडरी, तो यानी ये है कि ऐसी कंपनी है जो कि किसी होल्डिंग के नीचे वाली कंपनी है। लेकिन अगर इस नेस्ले पाकिस्तान ने एक कंपनी है ओमियोपैक, ये सच्ची कंपनी है, ओमियोपैक प्राइवेट लिमिटेड, इसके जो है ना 60% शेयर नेस्ले के पास है, फर्ज कर लें। अब क्या नेस्ले पाकिस्तान की ये सब्सिडरी है? हाँ जी, ये इसकी सब्सिडरी है। यहां पे एक क्वेश्चन राइज होता है, क्या नेस्ले स्विट्जरलैंड की ये सब्सिडरी है? क्या नेस्ले स्विट्जरलैंड की ये सब्सिडरी है? भाई सबको यस लग रहा है। फातिमा नासिर, आपको क्या लग रहा है? युसरा, अहमद मलिक, उमर नहीं आया आज? हाँ ठीक है, आपने लफ्ज भी बोल दिया, ये इनडायरेक्ट सब्सिडरी ही है।
नेस्ले स्विट्जरलैंड भी इसी को होल्ड करता है, क्योंकि नेस्ले स्विट्जरलैंड पाकिस्तान को होल्ड कर रहा है। इसी वजह से, क्योंकि ये इसको होल्ड कर रहा है, जितनी कंपनियां भी होम्योपैक के अलावा भी कोई कंपनी बना लें, फर्ज कर लें ट्रीट, फर्ज कर लें एक इनकी वो जो है ना उसकी कंपनी है पैकिंग की, ये जितनी भी कंपनीज हैं, ये सारी कंपनीज अगर इसकी इसके पास 70% विद होल्डिंग या होल्डिंग है, या इसके पास पूरी 100%, पूरी की पूरी कंपनी नेस्ले पाकिस्तान होल्ड करती है। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, ये रियल केस नहीं है, लेकिन आपको मिसाल देने के लिए कि ट्रीट को 100% नेस्ले पाकिस्तान, तब भी नेस्ले स्विट्जरलैंड इनडायरेक्टली ट्रीट को भी होल्ड करती है, इनडायरेक्टली। और डायरेक्टली यहाँ पे होल्डिंग कंपनी नेस्ले पाकिस्तान है, और ये भी सब्सिडरी है, ये भी सब्सिडरी है, और ये भी सब्सिडरी। सर जी समझ आ गई? लेयर्स की समझ आई? ये वन लेयर है, ये दूसरी लेयर है, और ये तीसरी लेयर है। यानी एक लेयर से किस तरह जो है ना कंपनीज फैलती जा रही। इस तरह आप जितनी मर्जी तीरे निकाली जाएं, इसकी इसकी एक इसकी बना लें, फिर इसकी आगे एक और कंपनी बना लें, इस तरह बनाते जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे ऊपर वही बड़ी कंपनी जो है ना इनडायरेक्टली उसको विद होल्ड कर रही होगी, होल्डिंग उसके पास सबसे ज्यादा होगी। यही बात है सर जी, यही सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कि कंपनी डेट हैज अ सब्सिडी कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड। सर जी बोर्ड की कंपोजिशन भी, एक तो ये 51% वाला रूल है, दूसरा वही डायरेक्टर्स वगैरह, कंट्रोल वगैरह, डायरेक्टर्स या कंट्रोल जो है वो कंपनी किसी बड़ी कंपनी के पास है। अगर नेस्ले पाकिस्तान के सारे डायरेक्टर्स या मोस्टली डायरेक्टर्स, यानी अगर 10 डायरेक्टर हैं तो 10 में से 6 डायरेक्टर, 10 में से 6 डायरेक्टर नेस्ले स्विट्जरलैंड अपॉइंट करती है। अपॉइंट करने से मुराद वो कहती है कि हाँ, ये हमारे बंदे लगाओ। ऐसी सूरत हाल में भी ये होल्डिंग कंपनी होगी, और जो नेस्ले पाकिस्तान है वो सब्सिडरी होगी। यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि कंट्रोल करती है कंपोजिशन, कंट्रोल 1/2 ऑफ द वोटिंग ऑफ द सिक्योरिटी, ये वही 51% से ज्यादा, और कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, बोर्ड की कंपोजिशन भी इनके पास ही होती है। तो ये यहाँ पे एक हिल लिमिटेड जो है ये होल्डिंग कंपनी है, बड़ी है, और ये देख रही हो स्टोन लिमिटेड इसकी सब्सिडरी है। 100% डोंट, मैंने बताया कि पूरे के पूरे शेयर्स इसी कंपनी के पास हैं, एबीसी के पूरे शेयर्स, सारे पैसे जो XYZ में लगा रखे हैं ना, एबीसी के ही हैं, वो किसी और कंपनी ने नहीं लगा रखे। तो इसको कहते हैं होली ओन्ड सब्सिडरी। टोटली ओन्ड, होली मतलब तमाम, ओन्ड मतलब मालिक होना, सब्सिडरी टोटली तौर पे मालिक होना किसी सब्सिडरी का, ये होली ओन्ड सब्सिडरी, जहां पे 100% विद होल्डिंग। क्लियर सर? सबको कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? सर होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी जो इनडायरेक्टली है, लिंक ओमियो पाक, तो क्या नेस्ले स्विट्जरलैंड उधर भी अपना होल्ड रखेगी, अपॉइंट कर सकती है? वो छोटी सी होम्योपैक, यस रखेगी, बिल्कुल रखेगी, क्योंकि वो अल्टीमेटली मालिक वो है ना। देखो आप, सबसे बड़ी विद होल्डिंग किसके पास, सारी जो सबसे ज्यादा होल्डिंग है वो किसके पास है? वो उनके पास है, तो ऑब्वियसली वो ही उनको डिसाइड कर रहे होंगे कि डायरेक्टर कौन होंगे। जब नेस्ले में वो अपॉइंट कर रहे होंगे डायरेक्टर को होंगे, फिर वो वही काम करेंगे, नेस्ले पाकिस्तान वही काम करेगी जो स्विट्जरलैंड कर रहे होंगे, और उनके डिसीजन किसने लेना है? वो उन्होंने लेना है जो ऊपर बैठे होंगे। तो आप देखेंगे चेन एट द एंड ऑफ द डे उन्हीं बड़े मालिकों पे जाके अटक रही होती है। लेकिन सर कंट्रोल कंपोजिशन और 50% ये सब सब्सिडी में लिखा हुआ है, मतलब मैं समझा नहीं भैया आपकी बात। शोएब क्या पूछ रहे हैं आप? आप ये तो नहीं कह रहे कि ये बातें सब्सिडरी वाली बात में लिखी हुई हैं? असल में दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं, दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं, इसलिए एक ही पिक्चर में मैंने ये दोनों चीजें कवर की हुई हैं। मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन था आपका। ऐसे ही है भाई शोएब? अच्छा जी। अब भाई की बात आती है तो हम उस पर फिर मजीद बात कर लेते हैं। अब सर ये जो जितनी हमने इतनी कंपनीज टाइप्स पढ़ ली हैं, हमने कहा है प्राइवेट कंपनी होती है, सिंगल मेंबर कंपनी होती है, लिस्टेड होती है, अनलिस्टेड होती है। ये कंट्रोल कौन कर रहा है इनको? इनको कौन डायरेक्शन दे रहा है? उनको कौन बता रहा है? एक एक लम्हा दीजिए बस मुझे, एक लम्हा। Really
रियली सॉरी यार। ओके। सो मैं ये कह रहा था कि हमने डिफरेंट किस्म की कंपनीज पढ़ ली हैं, बहुत सी किस्म की कंपनीज पढ़ ली हैं। क्लास कब स्टार्ट हुई? भाई आप थोड़ा लेट हो गए हैं या क्या वजह? आई एम सेइंग कि एज वी नो टू बी होल्डिंग कंपनी वी हैव टू कंट्रोल कंपोजिशन और 50%, तो वो होल्डिंग होगी। बट वाई इन बुक ये सब सब्सिडरी में क्यों लिखा हुआ है? देखें, देखें बात सुने एक। मैंने यही बात की है, ये कंपनी सब्सिडरी और होल्डिंग इंटरलिंक है, इसको आप जुदा जुदा करके नहीं पढ़ सकते। दोनों चीजें इकट्ठी करके ही पढ़ी जाएंगी। जो सब्सिडरी की करेक्टरिस्टिक्स है वो बुनियादी तौर पे होल्डिंग की ओनरशिप में है, यानी वो होल्डिंग की वो चीजें होंगी तो फिर वो सब्सिडरी बन रही होगी। इन दोनों को हम अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते। नहीं, जब आप इस बात को इस तरह से समझेंगे ना शुएब भाई, जब आप इस बात को इस तरह से समझेंगे ना कि इन दोनों को अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते और ये दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं, तब आपका बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि हमने ये चीजें पढ़ ली हैं, ये चीजें हमने बड़े गौर से देख ली हैं कि बड़ी किस्म, ज्यादा सारी किस्म की कंपनी है, बहुत से उनके जो है ना वो टाइप्स हैं। लेकिन ये कौन डिसाइड कर रहा होता है कि किस टाइप की किस तरह से बनेगी और उनको उनको किस तरह से हमने लेके चलना है? वो हमने कल पढ़ लिया था, कंपनीज एक्ट 2017। जो है ना 2017 कंपनीज एक्ट जो है वो ये डिसाइड करती है कि कंपनीज किस तरह की होंगी, कंपनीज की रेगुलेशंस क्या होंगी, वो सारी चीजें। अब उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया, एक एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है SECP, सर्विसेज एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान, जिसको हम द कमीशन भी कहते हैं। बाय द वे, आप सबके लिए एक न्यूज है कि आप यहाँ पे अपने आर्टिकल्स कर सकते हैं। SECP इज नाउ एन ODT फॉर पाकिस्तान, फॉर ICAP। तो आप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऐसे करके जो भी इनकी टर्म है, वो अब SECP भी है। आप भी अगर चाहें तो आप यहाँ पे अपने आर्टिकल्स कर सकते हैं। और यहाँ पे होता ये है कि पैसे भी थोड़े ज्यादा होते हैं। ये इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री है। और पता क्या, ये वो वाहिद जगह है जहाँ पे आप कहेंगे मैं सरकारी मुलाजम हूं। क्योंकि देखिए ना, आप SECP में काम कर रहे हैं तो ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप कहेंगे कि मैं सरकारी मुलाजम हूँ। सर एक रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लास 7:45 के बाद स्टार्ट कर लिया करें, क्योंकि नमाज का टाइम होता है यार। मैं नमाज पढ़ के आया हूँ मैं भी, आप भी प्लीज जल्दी नमाज अदा करके आ जाया करें। चले खैर, वो 7:30 बजे तक कर लेते हैं। 7:45 बहुत लेट हो जाएगा यार, क्योंकि 8:45 पे एक नई क्लास होती है। हम 7:25 7:30 का कुछ कर लेते हैं, क्योंकि मैं खुद भी नमाज अदा करके ही आया हूँ। अच्छा, 7:30 होती है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं लिनोवो भाई? बहन भाई? मुल्तान से? अच्छा यार, इतनी लेट होती। अम यार देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं मतलब हमें इस तरह इसको किसी तरह से मैनेज करना पड़ेगा। 7:30 बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। मैं मैक्सिमम 7:25 तक का हो सकता है। ये हुआ करेगा कि मैं फिर रिवाइज कर दिया करूंगा पहले वाला, ताकि आप लोग भी फिर बाद में जो है ना ज्वाइन कर। अच्छा, यहाँ पे लाहौर में ऐसा नहीं है। यहाँ पे 7:15 हो जाती है, तो फिर आप 5 से 10 मिनट में नमाज अदा कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा कर लेंगे, खैर सॉर्ट आउट करेंगे इसे यार इंशाल्लाह किसी तरह। मैं भी यही करता हूँ कि 3 फर्ज पढ़ लेता हूँ, फिर बाद की जो है सुन्नतें वो जो है वो अगर मौका मिले तो पढ़ता हूँ। 3 फर्ज पढ़ लें और आप क्लास ज्वाइन करें। खैर, हम बिल्कुल इसको कुछ ना कुछ मैं सॉर्ट आउट करूंगा और मैं आपको अकॉर्डिंगली बता दूंगा। अभी हम SECP की बात कर रहे थे और मैं उस पर बात कर रहा था कि आप लोग वहां से आर्टिकल्स कर सकते हैं। आप लोग वहां पे जो है 3.5 साल के जो आपके आर्टिकल्स होते हैं वहां से कर सकते हैं। तो ये रेगुलेटर होता है बुनियादी तौर पे। जितना भी रेगुलेटर से क्या मुराद होता है, हर चीज को रेगुलेट कर रहा होता है। वो ये बता रहा होता है कितने बजे क्या चीज किस तरह से कितने किस टाइम पे क्या चीज कैसे सेंड करनी है, और कैसे आपने रजिस्टर होना है, क्या क्या चीजें आपने देनी है। फिर यही आपके ऊपर वो पेनल्टी लगा रहा होता है, यही आपको सजाएं दे रहा होता है। कंपनी को, मैं कंपनी का ये पुलिस है, ये कंपनी की पुलिस है। आम डेफिनेशन में आपने देखना होना, SECP क्या है जी? कंपनी की पुलिस। तो आपने अगर यहाँ पे आर्टिकल्स करने हैं तो आप कंपनी की इच्छी बिच्छी समझ जाएंगे, सारा कुछ किस तरह से कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, सारा जो है ना आप अगर करना चाहेंगे। अच्छा, ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। इसका जो हेड ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है। मैंने देखा हुआ है, 1-2 बार जाने का मौका भी मिला आर्टिकल्स में। तो इसका हेड ऑफिस वहाँ है। बाकी कुछ
जो है ना ऑफिसेज जो हैं, रीजनल ऑफिसेज, वो लाहौर में भी हैं, सखर में हैं, फैसलाबाद में है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, ये दिया हुआ है हमारे सिलेबस में, इस तरह से सब बातें बताई हुई हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं अपने पास से आप इंफॉर्मेशन के लिए नहीं बता रहा। इसकी डेफिनेशन क्या है? एससीसीपी जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज पर बुनियादी तौर पे ऑपरेशनलाइज्ड है जनवरी 1999 से, और ये रिप्लेस्ड इसने किया था कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी को, जो अंग्रेजों के दौर से पीछे चीजें चलती आ रही थी उसको चेंज करके फिर एक कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी बनी। फिर कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी भी खत्म करने के बाद 1999 शायद, जो है ना, जब मैं मुझसे पैदा होने से तकरीबन, हाँ, 8 महीने पहले जो है ना ये बनी थी एससीसीपी। अब सारे पावर्स जिसके पास है भाई, कंपनीज कैसे रेगुलेट होंगी, क्या क्या चीजें फाइलिंग होगी, किस तरह से फाइलिंग करनी। फाइलिंग में जब लफ्ज बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है कि क्या क्या चीजें गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी है कंपनी ने, इंश्योरेंस वालों ने क्या क्या प्रोवाइड करना है, बैंकिंग कंपनीज ने किस तरह से ऑपरेट करना है, क्या क्या उनके ऊपर रेगुलेशन है, क्या पेनल्टी है, कब डिविडेंड देना है, कब नहीं देना, कैसे जो है ना अपने आप को मेंटेन रखना है, क्या चीजें हैं जो हर टाइम जारी रखनी है, कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनेज करना है, ये सारी बातें ये रेगुलेटर कमीशन एसईसीपी आपको बता रहा होता है। ठीक है जी। द रजिस्ट्रार, ये कौन होता है सर जी? ये एडिशनल ज्वाइंट डिप्टी असिस्टेंट, इनमें से कोई भी हो सकता है। डिप्टी ऊपर ऊपर की चीज होता है, असिस्टेंट जरा नीचे होता है। डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ये इनके ना यानी आप कहेंगे ये सर ये होते कौन लोग हैं, तो ये वन पेपर एग्जाम्स या इस तरह की चीजों से जा रहे होते हैं, और जो इनके टॉप पे बैठा होता है वो कोई ब्यूरोक्रेट होता है, पास ग्रुप का या फिर ओएमजी ग्रुप का। तो ये जो लोग हैं ना, ये क्या करते हैं, ये रजिस्ट्रेशन करते हैं कंपनी की। अगर आपने आज अपनी कोई कंपनी रजिस्टर करवानी है ना, तो कोई ना कोई रजिस्टर आ रहा आपकी कंपनी रजिस्टर करेगा। ऑब्वियसली सारी चीजें ऑनलाइन हो रही होंगी, लेकिन बैक ऑफ दैट लैपटॉप, बैक ऑफ दैट इंटरनेट, या जो बंदा बैठा होगा वो रजिस्टर आ रहा होगा, आपकी कंपनी रजिस्टर करता है, आपसे रिकॉर्ड्स मंगवाता है, लाओ जी बताओ जी कितने पैसे कमाए, बताओ जी कितना डिविडेंड दिया, बताओ जी कितने पार्टनर्स हैं, ओ सॉरी शेयर होल्डर्स हैं, बताओ जी कितने डायरेक्टर्स हैं, बताओ कोई चेंज तो नहीं आ गई, बताओ कोई कर्जा तो नहीं लिया हुआ। ये सारी बातें ये मांगता है आपसे, और आप नहीं दोगे तो ये पेनल्टियां लगाता है आप पे। और आपको कभी भी कह देता है जी ये ले आओ जी, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स ले आओ, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ले आओ, इतने दिन से लेके इतने दिन की रिटर्न्स भी ले आओ, इनकम टैक्स रिटर्न्स ले आओ, ये सारी चीजें मंगवा सकता है। फिर ये रख भी सकता है आपसे, वो लेके अपने पास भी कर सकता है। और उसको कोई लग रहा है, कोई शक आ रहा है आप पे कि आप कंपनी से फ्रॉड कर रहे हैं, तो ये आके आपकी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स, आपके लैपटॉप्स जिसमें आपके रिकॉर्ड्स हैं, आपका वो जो सैप इंस्टॉल किया है उस पर वो जो है ना छापा भी डाल सकता है। ये इसकी पावर्स हैं और ये उसकी ड्यूटीज हैं सर जी। रजिस्टर आर ओके है, आगे चलें। कंपनी में कौन कौन ऑफिशियल्स होते हैं? बड़ी सिंपल सिंपल सी बातें पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कोई ऐसी बात नहीं जिसको मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करके बताऊं, यानी सिंपल डेफिनेशन जैसी टाइप बातें, जिसमें कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन या कोई रियल लाइफ एग्जांपल बताना जरूरी नहीं है। ये जरूरी होने से मुराद के नीड ही नहीं है उसकी। ऑफिशियल्स इन कंपनीज क्या होते हैं? डायरेक्टर्स होते हैं। मैंने बताया कि ऑफिशियल्स मतलब कौन कौन ऑफिसर्स, कौन कौन कंपनीज को चला रहे होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, सारे मेकिंग डिसीजन सारे ये मेक कर रहे होते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ जिसको बोलते हैं, मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट सीईओ की सीट्स तक भी जाते हैं। आई नो सम ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो सीईओ हैं, अच्छी लिस्टेड कंपनीज के सीईओ हैं। और मैंने आपको बताया था कल भी कि जो हमारा सबसे इस्लामिक बैंक जो सबसे बड़ा है पाकिस्तान में, मिजान बैंक, उसका जो चेयरमैन है वो एक चेयरमैन ऑफ बोर्ड जो है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सीएफओ, ये तो मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं लिस्टेड कंपनीज में। इवन इवन आई आई नो पर्सनली, एक बंदे को मैं पर्सनली जानता हूँ जो कि एक लिस्टेड कंपनी का सीईएफओ है। कंपनी सेक्रेटरी होता है। यार ये बुनियादी तौर पे इसका काम जो है ना, पब्लिक और कंपनी के दरमियान एक ब्रिज का काम कर रहा होता है ये। सारी डिटेल बताना कि कंपनी का ये डायरेक्टर छोड़ के चला गया, ये डायरेक्टर आ गया, फिर ये ना कुछ रेगुलेशंस होती हैं कि इतने शेयर्स खरीद लिए हैं, कंपनी के डायरेक्टर की बीवी ने इतने शेयर्स खरीद लिए हैं, ये भी सारी बातें ये बता रहे होते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और एससीसीपी को। ये वो कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है। ये मैंने साथ साथ थोड़े थोड़े फंक्शन भी बता दिए क्या करते हैं। ये ऑफिशियल्स होते हैं। बोर्ड क्या होता है? बोर्ड बुनियादी तौर पे ये चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, ये कुछ लोग होते हैं, ये सारे मिलके खुद को बोर्ड कहलवाते हैं कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। बोर्ड मीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देयर मीटिंग्स आर कॉल्ड बोर्ड मीटिंग्स व्हिच डिस्कस आर वेयर डिसीजंस आर मेड ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। कंपनी के सारे फैसले ये बोर्ड लेके बैठ रहा होता है। अगर यहाँ पे ज्यादा लोग किसी एक ही बड़ी कंपनी के हैं, ये कंपनी थी एबीसी लिमिटेड, और इस एबीसी लिमिटेड को जो है ना
कोई और कंपनी, अल्फा कंपनी एबीसी लिमिटेड को के मोस्टली जो डायरेक्टर्स हैं वो अल्फा कंपनी जो है लगाती थी, अल्फा लिमिटेड लगाती थी, तो आप दोनों के कंपनीज के दरमियान रिलेशन क्या होगा? ये एबीसी लिमिटेड कंपनी थी, एबीसी लिमिटेड, और इसके मोस्टली जो डायरेक्टर थे, यानी 50% से ज्यादा जो डायरेक्टर थे, वो अल्फा लगाती थी। तो अल्फा और एबीसी का रिलेशन क्या है? इंशाल्लाह भाई, आप सबसे यही उम्मीद है मुझे। आप लोग जो है ना, सीएफओ सीईओ, अगर तो इंडस्ट्री में जाना है, नहीं तो अपनी आप फर्म बना रहे हैं। होल्डिंग सब्सिडरी कौन सी होल्डिंग है, कौन सी सब्सिडरी है, यही तो पूछ रहा हूँ। आमना प्लीज। जरफशा आप बताएं। अजर। अच्छा, आपने मुझे इस चीज का जवाब दे दिया कि ये अजर वो वाला अजर है जो हम कहते हैं कि अल्लाह आपको अजर दे। ओके। इकराम। भाई खामोश हुए हुए हो यार। क्वेश्चन सिंपल ये था कि एबीसी लिमिटेड के मोस्टली डायरेक्टर, 50% से ज्यादा डायरेक्टर अल्फा कंपनी लगा रही है। तो अल्फा और एबीसी का आपस में रिलेशन क्या हुआ? अल्फा होल्डिंग है, ओके, और एबीसी सब्सिडी है, एग्जैक्टली ये पूछ रहा हूं मैं जब से। ये अभी हम पीछे अभी तो पढ़ के आए हैं, ये अभी ये कॉन्सेप्ट अभी पढ़ के आए हैं होल्डिंग और सब्सिडरी का। इसी को मैं दोबारा से यहाँ रिवाइज कर रहा था। आगे चलें जी। मेंबर ऑफ कंपनी क्या होता है? मैं बार बार कह रहा था हम शेयर होल्डर्स को मजीद डिटेल में पढ़ेंगे, अब वो टाइम आ गया जब हम शेयर होल्डर्स को मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। शेयर होल्डर्स या मेंबर क्या चीज होती है? सब्सक्राइबर्स टू सब लॉस, यानी जब मेमोरेंडम ऑफ कंपनी बन रहा था ना, जब कंपनी बन रही थी ना, अब मेमोरेंडम अभी हमने पढ़ना है, जब कंपनी बन रही थी ना, जब कंपनी बन रही थी तो उस पे जिसने लिखा ना कि मैं मेंबर हूं, मैं शेयर होल्डर हूं इस कंपनी का, एक तो वो होता है मेंबर। ये वन हो गया। दूसरा वो आपने, या अभी हम जरफशा की बात कर रहे थे कि जरफशा जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जाती है और जाके कहती है मैंने नेस्ले के शेयर लेने हैं। तो जब ये नेस्ले के शेयर ले लेती है तो ये भी वहां नेस्ले की मेंबर बन जाती है, नेस्ले की शेयर होल्डर बन जाती है। ये सिर्फ जरफशा के लिए प्रिविलेज नहीं है, ये फातिमा नासिर के लिए भी है, अरीबा हादी के लिए भी है, ये सबके लिए ये प्रिविलेज है कि वो जाएं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे अपने ब्रोकर के थ्रू और जाके अपना शेयर्स खरीद सकते हैं। जिस दिन उन्होंने शेयर्स खरीद लिए वो उस कंपनी के मेंबर हो जाएंगे। जैसे मैं इस वक्त काफी ज्यादा जो है ना वो लिस्टेड कंपनीज का मेंबर हूँ। फ्यूचर प्रेसिडेंट साहब, आप बड़ा लेट आए हैं आज। एक चीज, दूसरा मैंने कहा था यार अपना नाम साथ लिख के लाना। अच्छा, तीसरी बात जी, दो चीजें हमने पढ़ ली। एक तो ये कि सब्सक्राइबर जब वो कंपनी बन रही थी तो उन्होंने लिख के बताया था कि हम मेंबर हैं, एक वो। दूसरा ये कि हमने जाके खरीद ली या किसी ने ट्रांसफर कर दिए या किसी ना किसी तरह से विरासत में हमें मिल गए, हम उस दिन ही उस कंपनी के मेंबर या शेयर होल्डर बन जाते हैं। इफ नो शेयर कैपिटल, देन अगर कोई बंदा खुद कह के एग्री हो जाए कि मैं इस कंपनी का मेंबर हूं, अगर शेयर कैपिटल ना हो, अगर पैसों का मामला यानी शेयर कैपिटल जो सरमाया है कंपनी में ना लगाया हो, तो कंपनी का कोई बंदा जाके कह दे, उस कंपनी को लिख के बता दे कि मैं इस कंपनी का मेंबर हूं, तो ऐसा बंदा भी मेंबर होता है। ये मेंबर की डेफिनेशन है और ये आपने एज इट इज याद करनी है, आ जाती है अक्सर। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस क्या होते हैं? पहले तो रेजोल्यूशन समझे ना, रेजोल्यूशंस क्या होते हैं, ये हम यहीं पे बात करते हैं इसकी। नहीं नहीं शुएब, नहीं है, पहले चैप्टर में इतने सिनेरियोज हैं ही नहीं यार। यही तो मैं तब से बात कर रहा हूँ कल से, कि अगर मैं कोई चीजें आपको दिखा भी रहा हूँ ना, वो मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, वरना वहां पे बड़ी स्ट्रेट सीधी सीधी बातें लिखी हुई हैं। अगर कुछ आएगा भी ना, तो वो जो है ना कंपनी जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट होती है कंपनी, और हमने उसे रजिस्टर्ड करना होता है, उसका लाइसेंस रिवोक जब हो जाता है, वहां से सिनेरियो आ जाता है, उस पर मैं लंबी डिटेल में बात करूंगा। अदरवाइज ये देख रहे हैं आप, सिंपल डेफिनेशन, सीधी सीधी बातें हैं, कुछ ऐसी बात है ही नहीं जो कि
समझानी पड़े या जिसमें कोई सिनेरियो बन सके। ठीक है जी, ये बाकियों के लिए भी है, मैं सिर्फ शोएब को नहीं कह रहा, मैं बाकियों को भी बता रहा हूँ कि पहले चैप्टर में जो चीजें हैं अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड याद करना रट्टा मारने वाली पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन के सिनेरियो की बेस से। ठीक है जी। अच्छा, मैं बात करने लगा था रेजोल्यूशन क्या होता है। यार असल में ना, हमने अभी बात की है वोटिंग वाली, कि कोई भी फैसला होना है, जैसे कश्मीर वाली बात की थी कि एक बंदा कश्मीर और नारान में फैसला होना जा रहा है तो वो फिर वोटिंग करवा रहे हैं कि को कहाँ जाएंगे। इस तरह कंपनी में भी जो वोटिंग होती है ना, वो मैं आम लफ्जों में आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, वैसे तो इसकी लीगल डेफिनेशन यानी लीगल वर्डिंग में डिफरेंट बात है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि वो जो रेजोल्यूशन होती है ना, वो वोटिंग का प्रोसेस होता है। वो जो वोटिंग होती है ना कंपनी के अंदर, डायरेक्टर्स के अंदर या शेयर होल्डर्स के अंदर, उसे रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है। अब अब दो तरह की रेजोल्यूशंस हैं। एक है ऑर्डिनरी, ओ से मैं बता रहा हूं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और एक है एस से बता रहा हूं स्पेशल रेजोल्यूशन। जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है ना, उसमें टोटल मेंबर्स के 50% से ज्यादा लोगों की वोटिंग चाहिए होती है। यानी अगर एक फर्ज कर लें, अगर एक कंपनी में 10 लोग हैं, अगर 10 लोग शेयर होल्डर हैं, तो अगर 6 लोग ये कह देंगे कि ये काम होना चाहिए तो ये काम हो जाएगा। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन में 3/4 कह लें आप, या 75% कह लें, 75% लोगों का मानना जरूरी होता है। मिसाल के तौर पे अगर एक कंपनी के 12 लोग हैं, तो वहां से 9 लोगों का मानना जरूरी होगा। 9 लोग मानेंगे वो बात तो फिर वो बात मानी जाएगी, अदरवाइज बात नहीं मानी जाएगी। अभी आप ये समझे, वो क्या सिनेरियोज है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि वो क्या सिनेरियोज हैं जब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होती है और स्पेशल रेजोल्यूशन होती है। यहां तक बात समझ आई कि 75% टोटल मेंबर्स, टोटल शेयर होल्डर्स के मल्टीप्लाई करेंगे 75% से, जो अमाउंट आएगी, अगर उतने लोग एग्री हैं वो काम करने के लिए, तब वो बात मानी जाएगी, अदरवाइज बात नहीं मानी जाएगी। हम उस रेजोल्यूशन को कहेंगे वो रेजोल्यूशन पास हो गई है। लेकिन अगर ऑर्डिनरी हो तो बस 50% से ज्यादा लोगों ने अगर कह दिया हाँ ये काम होना चाहिए, तो हम कह देंगे सर जी ओके है, ये रेजोल्यूशन पास हो गई है। इसकी समझ आई है। सिंपल मेजोरिटी 50% से ऊपर होती है, 50% से एक एक भी जो परसेंट है ना वो ऊपर, वो सिंपल मेजोरिटी हो जाती है। अब हम वापस बात पे आ जाते हैं, ये तो हमने समझ ली ना होता क्या। इंग्लिश पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में क्या है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहता है वोटिंग राइट्स ना बुनियादी तौर पे वो इन पर्सन भी हो सकते हैं, वो इन पर्सन भी हो सकते हैं कि आप खुद जाके उस वहां पे वोट कर रहे हो, वीडियो लिंक के थ्रू भी, पोस्टल पर, ये हम सारी बातें मोर मोर डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। या प्रॉक्सी भी लगवा सकते हैं। प्रॉक्सी का मतलब ये अपनी जगह आप किसी और को भी भेज सकते हैं। ये सारे जाके आपने वोट करवाए और आपने सिंपल मेजोरिटी 50% से ज्यादा अगर कर दी, तो हमने पास कर दी, तो हमने ऐसे रेजोल्यूशन को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन करना है। ये कब होता है? जब डिविडेंड डिक्लेयर करना होता है। डिविडेंड डिक्लेयर करना होता है तो सिर्फ 50, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये हम C-FAP 2 में पढ़ेंगे। अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना है ना, तो अगर 50% से ज्यादा लोग कह रहे हैं ना कि हाँ डिक्लेयर इतना करना है, तो ये हो जाता है। ठीक है। इसी तरह ऑडिटर अपॉइंट होता है ना सर जी, ऑडिटर का पता है अगर किसी ने ऑडिट पढ़ा है। ऑडिटर एक अपॉइंट होता है, जाके ऑडिट करता है। ऑडिटर वो जो अपॉइंट होता है, वहां भी 50% की रेजोल्यूशन चाहिए होती है। ये कुछ एग्जाम्पल है, मैं बता रहा हूँ कि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है उस तरह से, उस तरह से सिलेबस का पार्ट नहीं कि यहाँ पे वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की आपसे मिसालें पूछ रहा होगा। ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या चीज है, वो मैंने बताया कि 75% से ऊपर वाला रूल, या 3/4 कर लें या 75% कर लें, वो रूल लगना है। 21 दिन का नोटिस आपने देना होगा। ठीक है जी। 21 दिन का नोटिस आपने पहले से देना होगा स्पेशल रेजोल्यूशन के केस में, यहां पे कोई ऐसे नोटिस की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट मैटर का बताना होगा कि कौन सा मैटर है, और less than 21 days का मतलब वो जो नोटिस मैंने बताया, इफ ऑल मेंबर्स इंटाइटल टू अटेंड एंड वोट, और वो जितने भी मेंबर्स हैं एंटाइटल थे वोट करने के, वो अगर 75% से ज्यादा मानेंगे तब ये काम हो रहा होगा। वो काम कौन से हैं? कंपनी का नाम चेंज करना है, कंपनी का
नाम चेंज करना है, अगर नाम चेंज करना है तो भाई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करानी, कंपनी का बिजनेस ही पूरा चेंज करना है तब भी स्पेशल रेजोल्यूशन करानी। मेमोरेंडम या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस को चेंज करना है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी बेस पे ये बनी हुई है वो उसके अंदर कोई चेंजेस लाने हैं तब भी स्पेशल रेजोल्यूशन होगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिएगा मुझसे, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। सर मीटिंग का एजेंडा डायरेक्टर्स देते हैं, क्या कोई मेंबर भी कुछ एजेंडा सजेस्ट कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है उसके पास, लेकिन वो जो है ना उसको हम उसके लिए हम टर्म बोलते हैं कि वो सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग हो उसके पास, अच्छी खासी शेयर होल्डिंग हो, वो 10% से ऊपर की बात होती है। सर अगर नोटिस लेट हो जाए तो फिर हम हमें वो कंप्लाइंस नहीं होती स्पेशल रेजोल्यूशन की, ऐसी रेजोल्यूशन को फिर लीगल रेजोल्यूशन नहीं माना जाता। यार ऑर्डिनरी डिपेंड करता है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहाँ पे हो रही है, अगर तो वो एजीएम में हो रही है तो वो एजीएम में ऑटोमेटिकली बात कवर हो जाती है, लेकिन स्पेशली इसके लिए नोटिस देने की जरूरत नहीं है। 22 को मीटिंग थी, नोटिस 6 को डिपार्चर हुआ, इसकी लीगल वैल्यू क्या होगी? मैं बता रहा हूँ कि ऐसा रेजोल्यूशन माना ही नहीं जाएगा उस, क्योंकि कंप्लाइंस पूरी नहीं हुई। मीटिंग नोटिस शुड बी सेंट टिल 1 यार हमने मीटिंग्स का पूरा माशाल्लाह वो चैप्टर पढ़ना है, उसमें हम इस पे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये बात इनफ है कि जब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस मोस्टली होती हैं अगर वो एजीएम में हो तो एजीएम में वो बात, एजीएम के नोटिस में वो बात कवर हो जाती है। मैं ये बात करना चाह रहा था शोएब। आगे चलें जी, मतलब ये जो प्लीज ये मीटिंग वाली बात को आप थोड़ा पेंड करें, क्योंकि इस पे हमने बड़ी पूरी लंबी डिटेल पूरा चैप्टर पढ़ना है, डिटेल में बात करनी है। उसके अलावा एज फार एज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशन कंसर्न, वहां पे कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछिएगा। अगर क्लियर है तो प्लीज बा जमात बुलंद एक दफा मुझे कह दीजिए यस सर ओके है, आगे चलें, या बस वाई लिख दीजिए अगर इतना लंबा लिखना मुश्किल है तो। एमजे फिरोज, मुझे पता लग गया आपका, आप फ्यूचर प्रेसिडेंट हमारा एमजे फिरोज है। वैसे आप क्यों बनना चाह रहे हैं प्रेसिडेंट? सर अगर आप इजाजत दें तो मैं पूछ लूं फिरोज भाई से कि आप ये प्रेसिडेंट क्यों बनना चाह रहे हैं? नहीं यार, मैं नहीं बनना चाहता, मैं नहीं बनना चाहता आई कैप का प्रेसिडेंट। सर ये एएसएफ बढ़वाएंगे, अच्छा। सर वेट, वेट मतलब क्या, मतलब जवाब सोच रहे हो? पहले से नहीं पता आपको क्यों प्रेसिडेंट बनना है आपने? मुझे भी नहीं बनना। ओके। अच्छा यार, मैं थोड़ी छोटी सी हमारी ब्रेक भी हो जाएगी, हम फिरोज भाई का माइंडसेट भी समझ लेंगे कि वो क्यों प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। फिर हम नई बात करेंगे जो कि है नॉट फॉर प्रॉफिट, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो नॉट फॉर प्रॉफिट। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्यों भला? क्योंकि इसमें जितनी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्शन 42 है, सेक्शन को याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं मुझे मुझे क्योंकि ये अच्छी चीज लगती है और मैंने खुद भी कुछ कंपनीज रजिस्टर्ड की हैं 42 में, तो इसलिए मुझे ये मेरे लिए बड़ी ये दिल के करीब है चीज, और क्यों है ये मैं बताता हूँ। सर टीचर एग्जाम सेंटर में अलाउ नहीं है, मैं प्रेसिडेंट बनना तो टीचर का भी स्टूडेंट के साथ पेपर लूंगा। नहीं यार, देखो देखो, टीचर अगर क्वालिफाइड है टीचर, तो उसने अपने टाइम पे पेपर दे के वो पास हुआ होगा। आपको पता है आई कैप इतना जालिम है, अगर एक बंदा इस काबिल नहीं है कि वो पास हो तो वो नहीं करता आई कैप, आप जो मर्जी कर लो। नहीं, आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की ही उम्मीद भी रख सकते हैं, जब आप इसकी उम्मीद रख रहे हैं तो आप तो भाई यूएसए के भी उम्मीद रख लें, इसमें उम्मीद रखने में क्या है। लेकिन बात यह है कि जो आपका जो एजेंडा है वो मुझे कोई इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा यार। माजरत के साथ आप काइंडली इसमें कुछ चीज मजीद ऐड करें, वरना टीचर
टीचर्स तो देखें, जो क्वालिफाइड है, आप मुझे खुद बताएं, आप अगर एक पेपर पास करते हैं, आपको पता है आप कितनी मेहनत करते हैं, नहीं तो आप फिर नंबर आ रहे होते हैं, आपको आपको पास नहीं लिखा हुआ आ रहा होता, आप नंबर आ रहे होते हैं। तो टीचर अगर एक क्वालिफाइड है, तो भाई वो तो पास करके पहुंचा हुआ है वहां तक। तो मतलब ये कोई बात नहीं, समझ मजा नहीं आया। आप भाई, मैं अगर हो सकता है मुझे ना सिर्फ पसंद आई हो, बाकियों को पसंद आई हो, तो मैं उन सबकी ओपिनियन की इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे इतना दम नहीं लगा भाई की बात में। लेकिन भाई की सपोर्ट अबू बकर खुद करेगा, मैं मेंबर हूँ अब इस वक्त, तो मैं जरूर सपोर्ट करूंगा। सर, व्हाट योर थॉट अबाउट आई कैप स्टेटिंग दैट इट इज एनपीओ, इज इट साउंड वियर्ड? यार, हम मैं किसी दिन रिकॉर्डिंग ना ऑफ करके फिर इस पे बात करूंगा, और बड़ी लंबी बात करूंगा। एक बात तो मैंने आज कर दी ना, कि मैं गया और वो उन्होंने तकरीबन 64 स्लाइड्स प्लस हमें दिखाई, प्रेसिडेंट आई कैप ने। मैं सबसे यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां बैठा हुआ था, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था सारी बातें। तो जब उसने वो खत्म की, अगले दिन केपीएमजी पाकिस्तान छोड़ के जा रही है, ये खबर आ गई। तो आप देखें ना फिर कितना लेवल का काम कर रहे हैं वो। अच्छा, चलें, कोई बात नहीं यार, फिरोज भाई, इट्स ओके। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, आज तक सर, आई वांट टू बी यंगेस्ट प्रेसिडेंट, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, स्टिल आई एम अ माइनर। ओके, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। लेकिन मेरे ख्याल से आपने दुश्मनों को पहचानने में गलती की है, कोई और दुश्मन है यहाँ पे, रादर देन के एक टीचिंग डिपार्टमेंट को आप फोकस करें। मैं तो मैं कोई अच्छा, मैं उस पार्टी का मतलब, मैं उस खास डिपार्टमेंट का हिस्सा हूँ, तो शायद ऐसा लग सकता है कि मैं शायद डिफेंड कर रहा हूँ। लेकिन मैं कल तक आपकी जगह पे था, मैं स्टूडेंट था, लेकिन मैं तब भी मेरी सोच ये नहीं थी। चलें, ठीक है, ओके, खैर कोई बात नहीं भैया, ठीक है, हम आपकी ओपिनियन की इज्जत करते हैं। ओके जी, हम आपकी ओपिनियन की इज्जत करते हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे। बात पे आते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट की बात होने लगी है सर जी। शुएब यार, नहीं यार, आप कोई काउंटर अटैक ना करें यार, कोई काउंटर बात ना करें। उन्होंने, हो सकता है उन्होंने क्विकली क्लासेस कवर की हो। इट्स ओके, हम किसी की सर्कमस्टांसिस को नहीं जानते, इट्स इट्स परफेक्टली ओके। तो आप प्लीज, आप ना जवाब दें। लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर ओपिनियन एंड ईच अदर्स पर्सपेक्टिव, ओके? ठीक है, ठीक है फिरोज, मैंने कहा मैं आपकी ओपिनियन की इज्जत करता हूँ, और कोई वजह होगी आप ऐसे सोचते हैं, इट्स ओके। हम बात करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी की, एक ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट के लिए बनी ही नहीं है। चलें, ठीक है यार, ओके, अब इधर आ जाएं, वापिस आ जाएं। एक ऐसी कंपनी जो कि प्रॉफिट के लिए बनी ही नहीं है, यानी उस कंपनी का जो मकसद है। हमारे पास अब थोड़ा ही टाइम है, सिर्फ यहाँ पे हम जो है ना कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, कल हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता रहा था, मुझे ना ये बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? यहाँ ना, इस कंपनी के पास ना, ये सेक्शन 42, हम कहते हैं ये सेक्शन 42 वाली कंपनी है। ये मैं अपनी लीगल टर्म बता रहा हूँ जो हम फर्म्स में यूज करते हैं। ये सेक्शन 42 वाली कंपनी है। सेक्शन 42 वाली कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो प्रॉफिट के लिए नहीं बनती, नॉट फॉर प्रॉफिट। एनपीओ टाइप कोई चीज होती है। एनपीओ टाइप कोई चीज होती है, एनपीओ नहीं होती, मैं टाइप कह रहा हूँ क्योंकि एनपीओ के अलावा भी काफी चीजें इसमें आ जाती हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है ये। अब बुनियादी इसका मकसद पता क्या होता है? अगर कोई आर्ट है उसको प्रमोट करना है, सोशल वेलफेयर है। मैंने क्योंकि अपना सोशल वर्क है, मैंने क्योंकि अपना मास्टर्स, मेरा जो एमएससी है रेगुलर, मैंने रेगुलर एमएससी किया था इसी में, सोशल वर्क में। और मैं आपको सच बताऊं, इतना खूबसूरत डिसिप्लिन है ना ये, मैं बड़ी डिटेल में, बड़ी उसमें अगले दिन भी बता रहा था बच्चों को कि मैंने बड़ी डिटेल में इसको पढ़ा है। मैंने रेगुलर पंजाब यूनिवर्सिटी से किया था। तो जब मैं इसे पढ़ रहा था और मैंने देखा कि इतना बड़े लेवल पे काम हो रहा है, होने के बावजूद हमें नहीं पता, इतना होने के बावजूद इतनी वल्नरेबल सोसाइटीज हैं जिनका हमें नहीं पता। इन सब के लिए ना, इन सब के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, वो जाते हैं एससीसीपी के पास। एससीसीपी को ये अर्ज करते हैं, सर जी हमने एक ऐसी कंपनी बनानी जिसका काम प्रॉफिट कमाना नहीं होगा,
अच्छा, इसके अलावा और भी चीजें होंगी, वो हम कल पढ़ेंगे, सोशल वर्क, आर्ट, इसके अलावा और भी काफी चीजें होती हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ भी अब सोशल वर्क पे फोकस रखें कि कोई सोशल वर्क, समाजी काम करना है, कोई किसी की हेल्प के लिए, किसी बेवा के लिए, कोई फर्ज कर लें कोई रेजिडेंस बनानी है, तो ये एसएससीपी के पास जाते हैं, कहते हैं यार हम भी एज अ कंपनी ट्रीट करवाना चाहते हैं, खुद को कंपनी बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम अपनी लाइबिलिटी लिमिटेड रखना चाहते हैं। सर जी, कंपनी का मकसद हम मैंने बताया था, सोल पर्पस अगर आप कहें ना सर, एक लाइन में बताएं कंपनी बनाने का मकसद क्या होता है, तो वो लाइबिलिटी को लिमिट करना होता है। तो वही चाह रहे होते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। तो एससीसीपी कहता है यार आप कुछ मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस रिक्वायरमेंट्स को हम कल बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, वो रिक्वायरमेंट्स अगर आप पूरी कर देते हैं तो मैं आपको कहूंगा जाओ सिमरन, जी लो अपनी जिंदगी, और अपनी जो है ना कंपनी बना लो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना लो। और फिर एक और इनको प्रिविलेज मिलती है, एक कंपनी, एक फाउंडेशन के साथ मैंने काम किया है, उसका नाम था सुंदस फाउंडेशन। तो सुंदस फाउंडेशन के साथ कभी आपको लिमिटेड वर्ड नहीं लिखा हुआ आएगा। कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने, मैं वापस ले जाता हूँ, कल हमने ये बड़ी डिटेल में कि इतना बड़ा बड़ा लिमिटेड लिखा होगा कंपनी के साथ, इतना बड़ा बड़ा लिमिटेड लिखा होगा कंपनी के साथ, जहां जहां जाएंगे जो लेटर हेड होगा। लेकिन ये सेक्शन 42 वाली कंपनी जो होती है, इसको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसने लिमिटेड नहीं लिखना होता, यानी ये भी इसके पास प्रिविलेज है, और ये अपने काम करे, ठीक है। और सर जी एक मजे की बात बताऊं, ये 100, ये एक 100 सी है, मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ, ये 100 सी में आती है। 100 सी, 100 सी एक सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, जीरो टैक्स। यानी मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कंपनी बड़ी मजे की होती है, जीरो टैक्स है, इसकी रेगुलेशन बड़ी हैवी है, वो पूरी कर लेंगे तो फिर जितना प्रॉफिट है वो उसी में लगाना होता है। ऐसी कंपनी को हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कह रहे होते हैं। इसको हम कल इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो मैंने तमहीद बांधी है ये सबको समझ आ गई है, तो मैं क्लास एंड करता हूँ और इंशाल्लाह कल इस पे बात करेंगे। और हम इंशाल्लाह ये भी वेट करेंगे। चलें ठीक है सर, नेगेटिव में आ जाता, बिकॉज पीपल कैन गेट टैक्स क्रेडिट। हाँ जी बिल्कुल, इस पे टैक्स क्रेडिट भी मिल जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनकी डिफरेंट जगह पे, लेकिन अगर इन्होंने सर्टिफिकेट लिए हो तो वो भी मामला उस तरह से नहीं होता। टैक्स क्रेडिट उस बंदे को मिलता है जो टैक्स पे कर रहा होता है, इनके ऊपर तो कोई टैक्स होता ही नहीं है। वो टैक्स का पेपर होगा तो उस पर बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपका जो टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है, अगर आपने किसी सोसी वाली कंपनी को अगर कोई डोनेशन दिया तो उस पे टैक्स क्रेडिट की एक फार्मूला होता है। वो सेक्शन 60s में, 60s का एक लंबी सीरीज है टैक्स क्रेडिट की, उसमें एक सेक्शन है जो कि टैक्स क्रेडिट को डील कर रहा होता है। खैर ये हम टैक्स की तरफ जा रहे हैं, मेरे आर्टिकल वैसे टैक्स में ही है, तो वो एक अलग चीज है। यहाँ इन्होंने तो कोई टैक्स नहीं देना होता। इनशाला यार, इनशाला यार फिरोज, मुझे अलग बात लगी है आपकी, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन थोड़ा एजेंडा को थोड़ा ना ब्रॉड करें, थोड़ा मजीद ब्रॉडर, इसको ब्रॉडर टर्म में लेके आए, कुछ ऐसे इस तरह से लेके आए कि वो बात में दम लगे। मतलब किसी एक सेक्शन, सिर्फ टीचिंग सेक्शन तो नहीं ना प्रॉब्लम, आप देखें ना अपने इर्द गिर्द अभी प्रॉब्लम्स कुछ और हैं, तो आप उनके ऊपर जरा फोकस करें। तो बाकी ठीक है, मेरे आपके कुछ पर्सनल ग्रजेस होंगे, मैं उसे मानता हूँ। Oh my God. Okay, sir. Okay, sir. We also don't want you to share, sir. We really respect your privacy. Let the time come. Okay. All the very best जी। इंशाल्लाह कल होती है बात। ओके जी, ओके ओके, कीप कीप दैट टू योर सेल्फ, इट्स ओके। अच्छा जी, बाकी सबके लिए इंशाल्लाह हम कल जो है यहीं से क्लास को कंटिन्यू करेंगे, और हम एनपीओ की बात करेंगे। उसमें अगेन मैं सबको बता दूं, कल वाली बात में ना एक सिनेरियो वाला क्वेश्चन आ सकता है, उसको हमने डिटेल में बनाना है, मैंने उसकी एक केस स्टडी भी बनाई हुई है, जिससे आपको जो है ना एजनेस फील हो जाएगी, आपको मुश्किल नहीं होगी। तो हम कल कल इंशाल्लाह यहीं से अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। सबा सदाकत कोई क्वेश्चन करना चाह रही हैं? सर बुक नहीं शेयर की यार, इकराम आपने बुक नहीं कल शेयर की? कल की थी इन्होंने शेयर, यहाँ ग्रुप इसी में यहीं पे की थी। हाँ कल चैप्टर कंप्लीट है इंशाल्लाह। अच्छा चलो, मैं इकराम आप मुझे सेंड करो, मैं कर देता हूँ ग्रुप में सेंड। ओके। और तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है भाई? ओके जी। ओके, कल कल हम नमाज वाला इशू जो है ना, मैं नमाज से पहले ही आपको अकॉर्डिंगली कोई टाइम एडजस्ट करके आपको बता दूंगा, ठीक है।
ओके जी, सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक के जितने बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, बाद में रिकॉर्डिंग में ले रहे हैं, अल्लाह पाक इन सबका बीएलडी भी पास करे और जल्द से जल्द क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बनाए, विद इन आर्टिकल्स करवाए, ताकि ये वाला फ्लेक्स सारी जिंदगी आप मारें इंशाल्लाह। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।